ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे महिपालपुर में और आज हमारे साथ में बृजवासन के विधायक भूपेंद्र सिंह जून हमारे साथ में बातचीत करेंगे जनता की समस्या पे, बजट पे और मेयर चुनाव पे। सर नमस्कार। 3 साल का टर्नओवर हो चुका है, 1-1.5 साल कोरोना ने ले लिया, उसके बाद अभी काफ़ी उद्घाटन भी हो रहे हैं, लेकिन समस्याएं बहुत हैं क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है बृजवासन का। क्या क्या काम चल रहा है अभी? आपने खुद ही बताया कि समस्याएं बहुत हैं, एरिया बहुत बड़ा है जी। अभी हम हर वार्ड में पाइपलाइन डालने का, सीवर लाइन का, सड़कें बनाने का, बोरवेल कराने का, ये सारे काम हम कर रहे हैं। और ये हमारा समर एक्शन प्लान है कि गर्मियों से पहले हम ये इंश्योर कर लें कि किसी भी एरिया में पानी की दिक्कत ना हो, चाहे तो वहाँ रेगुलर सप्लाई से पानी जाए और जहाँ रेगुलर सप्लाई नहीं है वहाँ बोरवेल कराए जाएँ। तो समर एक्शन प्लान पे भी काम हो रहा है। और बाकी जैसे और डेवलपमेंट वर्क हैं, गाँव की चौपाल हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, इन सब पे भी काम ऑलमोस्ट सभी जगह चल रहा है। सर बात करूं मैं द्वारकाशी की, साथ में महिपालपुर की, जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो लोगों का एक ओपिनियन निकल के आता है कि राजनगर और बृजवासन की तरफ ध्यान नहीं है विधायक साहब का, सिर्फ महिपालपुर और द्वारकाशी को चमका के रखा हुआ है। राजनगर में पूरी पाइपलाइन हमने पानी की और सीवर की ऑलरेडी हम डलवा चुके हैं पूरे एरिया में। आज शायद एक भी गली नहीं बची जहाँ सीवर लाइन और पाइपलाइन ना हो। दूसरे वहाँ सड़कें जो बीच एच ब्लॉक की रह गई थी वहाँ काम चल रहा है। कबीर भवन की रिपेयर का काम स्टार्ट हो गया है और जितने भी काम राजनगर के थे वो मोस्टली काम हो चुके हैं। राजनगर में पानी की अब कोई समस्या नहीं है, सीवर की कोई समस्या नहीं है। महिपालपुर एरिया बहुत बड़ा है, जो यूजीआर है वो बहुत छोटा है, वो सारे एरिया को कैटर नहीं कर सकता। हमारे यहाँ 12 या 15 के करीब जो है झुग्गी क्लस्टर्स हैं, वहाँ रेगुलर सप्लाई पाइपलाइन की सप्लाई नहीं है, तो हमें अलग अलग जगह पे बोरों से टैंकरों से पानी भेजना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या मैं मानता हूँ कैंप्स की हो सकती है, लेकिन महिपालपुर गांव में अब सफिशिएंट पानी है। हाँ, रंगपुरी में कुछ एरिया ऐसा है जिसमें पानी अभी नहीं पहुंचा है, बाकी जो 3-4 सेक्टर्स हैं वहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर आदमी के घर नल का पानी पहुँचे। बात करो सर सुरक्षा की, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वाईफाई भी लगी हुई है बच्चों के लिए, लेकिन बहुत जगह ऐसी आ रही हैं भी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करें और वाईफाई जो है वो इतनी कनेक्टिविटी नहीं है, जिससे बच्चों की जो पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है। जो सरकार ने अच्छा फैसिलिटी दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा कि हम फ्लॉप होते जा रहे हैं। 4G जितने भी हमारा कॉन्टैक्ट था वो ख़त्म हो चुका है वाईफाई का अभी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई 5G की। तो 5G टेक्नोलॉजी के जो उस पर काम चल रहा है, हम 5G टेक्नोलॉजी के वाईफाई अभी इंस्टॉल करेंगे। सीसीटीवी कैमरेज ऑलमोस्ट सभी जगह हम कर चुके हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ मिस्टीरियस एलिमेंट्स हैं, वो कैमरे ख़राब कर देते हैं, हार्ड डिस्क निकाल लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब लोगों का कई बार खुद लोग कहते हैं, पहले शुरू में जोश में लगवा लेते हैं, फिर कहते हैं हमारे यहाँ से कैमरा हटा लो क्योंकि हमें सब्सिडी नहीं मिल रही। सब्सिडी मिलने में 1-2 महीना लगता है, जो सब्सिडी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी में, सब बिल में। तो सीसीटीवी मोस्टली तो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी हेल्प लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में मिलती है। और अगर आप पुलिस वालों से बात करो तो वो भी हमारे कैमरों पर डिपेंड करते हैं कि दिल्ली सरकार ने जो कैमरे लगवाए थे उनसे उनको बहुत मदद मिली है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। सर बात करूँ मैं, निगम के चुनाव भी हुए अभी, लेकिन अब जब जाते हैं बीच में तो एक बात निकल के आती है कि जो कर्मचारी हैं एमसीडी के हैं वो कहीं न कहीं नरादर रहते हैं, यानी कि वो अपनी ड्यूटी पे नहीं पहुंच पाते। जहाँ 25 कर्मचारी वहाँ पे 10 कर्मचारी ही आ पाते हैं, जिसके कारण लोगों की जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और साथ में जो टिपर का काम अभी अच्छा चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ये चीज़ें कि कब तक ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि अभी एमसीडी में आपकी 134 सीट आई और आपके बहुत जगह आपके अभी मन के भी आई काउंसलर, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी थोड़ा सा चेंज आना चाहिए? 15 साल का जो बीजेपी का टर्नओवर था उसमें आपने बोला कि पहले उनकी सरकार थी, अभी हमारी आ चुकी है, उस पर आपका क्या विचार है? बीजेपी ने अभी तक दिल्ली में मेयर इलेक्ट होने नहीं दिया। आम आदमी पार्टी का पूर्ण बहुमत है। उसके बाद 2 डेट्स थी एलजी ने, लेकिन बीजेपी वालों ने हंगामा किया। अब 6 तारीख को इलेक्शन होगा डिप्टी मेयर का और मेयर का। अगर बीजेपी वाले ऑनेस्टली काम करेंगे और ईमानदारी से काम करते हुए इलेक्शन होने देंगे तो 100% मेयर और डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा। अभी पिछले 10 दिन पहले सबकी ओथ हुई है इसकी पार्षदों की। बजट जो है वो कल परसों ही, क्योंकि हाउस तो है नहीं, ना मेयर इलेक्ट हुआ है, वो स्पेशल ऑफिसर के सामने अब पेश हुआ था। तो अभी तक इनको फंड एलोकेट नहीं हुए हैं पार्षदों को, लेकिन हमने बिना ओथ ले ही अपने पार्षदों को कहा था और हमने एक इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप अलग अलग एरिया में जाइए, जहाँ कूड़ा पड़ा है उसकी फ़ोटो भेजिए और कोशिश कीजिए उनको हटवाएं। तो सफाई के बारे में हमारे जितने भी पार्षद हैं अच्छा काम कर रहे हैं
और हम उम्मीद करते हैं 6 तारीख को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी ये समस्याएं हैं MCD से रिलेटेड, ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। सर, जब आपने बजट की बात की, भारत ने अपना 75वां बजट पेश किया। जहाँ तक मैं बात करूँ बजट की, कुछ नया कुछ है नहीं, लेकिन दिल्ली का एजुकेशन में आप काम कर रहे हो, लेकिन दिल्ली का एजुकेशन और चिकित्सा दोनों में बजट में कमी की गई है। इसको आप कैसे भरपाई करोगे? ऐसा नहीं लगेगा जनता पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, क्योंकि आप यदि फंड कहीं से रेज करना पड़ेगा? दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में बहुत से लोग हर साल आते हैं इस उम्मीद में कि उनको रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने देखा होगा पिछले 8-9 साल से दिल्ली का जो एलोकेशन है वो 325 करोड़ रुपया है, वो बढ़ ही नहीं पाया। पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, लेकिन बजट सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देती है? 325 करोड़। क्या 325 करोड़ में कुछ हो सकता है? आरएमएल हॉस्पिटल और सफदरजंग हॉस्पिटल को इस बार बढ़ा हुआ बजट दिया, लेकिन दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनका एक पैसा नहीं दिया गया। इसी तरह दूसरी बातों के लेंगे आप, जैसे आपने बताया एजुकेशन बजट, हमारा ध्यान एजुकेशन पे, हमारा ध्यान हेल्थ पे है, लेकिन भारत सरकार के बजट में ही एजुकेशन बजट कम कर दिया गया, हेल्थ बजट कम कर दिया गया, तो इसका असर तो पड़ेगा। तो दिल्ली के साथ एक सौतेला व्यवहार हुआ है, और दिल्ली को हर साल उतनी फंड एलोकेशन नहीं होती जो इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू होनी चाहिए। 1,75,000 करोड़ टैक्सेज का कलेक्शन है दिल्ली से, उसका शेयर दिल्ली को नहीं मिलता, जिसकी वजह से दिल्ली आज भी सफ़र कर रही है। सर, बात करूँ 8 करोड़ ही भारतीय जो टैक्स पे करते हैं, यदि 7 लाख किया जाता, रोजगार तो है नहीं, और ऐसा लग रहा है कि मध्य वर्ग को खुश करने के लिए लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बजट लेके आए हैं। लेकिन एक बात हमें भी समझ में पड़े, और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। एक बात, क्योंकि इनकम ही यदि आपको मैं 7 लाख तक लेके जाऊँ तो मोस्ट प्रोबेबली 60,000 रुपये पर मंथ इनकम वाला आदमी ही टैक्स पेयर के अंदर रहता है, लेकिन जो सिगरेट का आदमी है उसकी तनख्वाह 17,000 से ऊपर है नहीं। तो सरकार को इस तरह के जो बजट को पेश किया गया उसमें ये नहीं लग रहा कि सिर्फ एक जो मध्य वर्ग में या जो नौकरी पेशा है उसी को खुश किया गया है? देखिए, मध्य वर्ग को भी एक ये मायाजाल है, मध्य वर्ग को भी इतना फ़ायदा नहीं हुआ। इसमें कुछ एलिट ग्रुप है ना, उनको बहुत फ़ायदा हुआ टैक्स रिबेट में। 7 लाख तक ये कहते हैं हमने टैक्स में रिबेट, कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स। अगर 7 लाख 1 रुपये आपकी इनकम हो गई तो उस पर 15% वो टैक्स लग जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपके ख़त्म कर दी। पिछली बार जो था 5 लाख की लिमिट, उसके साथ 1.5 लाख की स्टैंडर्ड डिडक्शंस होती थी। लोग अपना बचत करते थे और बचत की हैबिट पड़ती तो फ्यूचर में काम आता था पैसा। अब वो स्टैंडर्ड डिडक्शन खत्म कर दिया, आपको 7 लाख की लिमिट दे दी। 7 लाख से अगर 7 लाख 1,000 रुपये होगा तो आपको 12,000 रुपये 15,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो ये मिडिल क्लास को तो बेचारे को बहकाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और 7 लाख इनकम होना आज के दिन किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ी बात नहीं है। आप सैलरीड की छोड़ दिए, जो बिजनेसमैन है उनकी सबकी 7 लाख से ज़्यादा ही बनती है, जो मिडिल क्लास के बिजनेसमैन है। तो ये मिडिल क्लास को इतना फ़ायदा नहीं है जितना एलिट ग्रुप को है। दूसरा सर, मैं थोड़ा बिजनेस की तरफ लेके जाना चाहता हूँ आपको। अडानी ग्रुप पे अभी उनका IPO आना था, वो आ नहीं पाया। साथ में कल आपके सांसद संजय सिंह ने भी काफ़ी अच्छी स्पीच दी थी कि जिसमें LIC और SBI के जो फंडिंग को रेज करके डाउन किया गया और देश को करीब 1700 करोड़ का घाटा हुआ, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, 80,000 करोड़ का लोन अडानी ने LIC, स्टेट बैंक, बाकी दूसरे बैंकों से लिया हुआ है। आज तक कोई आदमी ये नहीं बता पाया कि इसकी कैपेसिटी क्या है इस लोन को रीपे करने में, असेट्स क्या है इस आदमी की। अगर कल को ये दूसरे आदमी मालिया की तरह करके आदमी देश छोड़ गया तो 80,000 करोड़ पब्लिक का डूब गया। तो और प्रॉक्सिमिटी क्या है कि मैं प्रधानमंत्री के बहुत नज़दीक हूँ। आँख मीच के बैंकों ने लोन दिया, आँख मीच के LIC ने लोन दिया, अपने ही शेयर पहले डाउन कराए, उनको खरीद लिया और फिर उनके रेट बढ़ा दिए। इसको कैमोफ्लेज करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया, पैसा इकट्ठा किया। अब कल परसों जो इनका वो आया था IPO, उसमें 100% वो सब्सक्राइब हो गया, बंद हो गया। लेकिन जब ये रिपोर्ट्स आई, 3 रिपोर्टें आ चुकी हैं आज तक, जब रिपोर्ट्स आई कि ये सब हेरा फेरी का मामला है, इन्होंने इसका एकदम से वो FPO वापस ले लिया। तो FPO का वापस लेना ही शो करता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है और आम आदमी के पैसे को मिसयूज किया जा रहा है, जिसमें सरकार भी साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ थे विधायक भूपेंद्र सिंह जून साहब, और उन्होंने अपना पक्ष रखा और आने वाले कार्यों को जनता के बीच में लेके आएंगे। साथ में बजट पे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि रोजगार है नहीं और लोगों को एक जो झुंझुना दिया जा रहा है। आज बस इतना, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।